अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स की। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो बच्चों, सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स and another is called extrinsic semiconductors. What do you mean by intrinsic semiconductor? A pure semiconductor is called intrinsic semiconductor, right? Pure semiconductor. तो प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है कि उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है। तो अगर उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है तो किस तरह से उसका बिहेवियर है, ज़रा समझिए। तो उसका बिहेवियर ये है कि जैसे ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन एटम 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 है। तो इसका 3D में एक मैश है, मैंने उसको 2D में बनाया है। तो हर एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन से हर एक सिलिकॉन ने अपने 4 पड़ोसी इलेक्ट्रॉनों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, जस्ट लाइक दिस। तो केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड के लिए एक लाइन यूज करते हैं, बट हमने ये सिंगल ही बॉन्ड है, बट ये हमने 2 लाइनें यूज की हैं। एक्चुअली 2 लाइनें 2 इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों से शेयर हो रहा है। तो इस सिलिकॉन को आप देखें, मतलब किसी भी सिलिकॉन को आप देखें तो उसका ऑक्टेट पूरा है, यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका ऑक्टेट पूरा है 0 केल्विन पे, ये परफेक्ट इंसुलेटर है, ये भी परफेक्ट इंसुलेटर है, ये भी, मतलब पूरा सैंपल ही परफेक्ट इंसुलेटर है। बट रूम टेम्परेचर पे थर्मल एजिटेशन के कारण कोई एक इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां पे लैटिस में ये घूम रहा है। तो यही है एक्चुअली फॉर्मेशन, यही है एक तरीके से जो हमने अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन में चले जाएंगे। तो वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन में जाने का मतलब यही है कि एक बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है। अब यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई बच्चों। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाता है तो वैकेंसी यहां आ जाएगी। तो ये हमारा फिजिकल मूवमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट। तो लेकिन कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि क्योंकि प्योर है सेमीकंडक्टर, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल्स भी होंगे। तो जो Ne है वो है, मान लो, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो NH है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो Ne और NH जो है वो इक्वल होंगे। तो प्योर सेमीकंडक्टर वो है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है जिसमें Ne NH के इक्वल है, और इसलिए हमने उसके लिए सिंबल यूज कर दिया है Ni। तो Ni का मतलब हुआ नंबर ऑफ इंट्रिंसिक होल और इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहीं पे, और वो चीज ये है कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, तो कोई और इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फिर से बन जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते भी रहेंगे, बनते भी रहेंगे, टूटते भी रहेंगे, बनते भी रहेंगे। तो ये बनने और टूटने का जो प्रोसेस है ये इस Ne और NH के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। यानी द रेट, यहां पे लिखते हैं, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, या रिप्रोडक्शन का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटना, या फिर रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, मतलब दोबारा से बनना। तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और रिकॉम्बिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Ne to NH। बच्चों समझे? तो अगर मैं उसको इक्वल कर दूं तो ये हो जाएगा रेट ऑफ
रिप्रोडक्शन या रिकॉम्बिनेशन बिकम्स R इंटू में Ne इंटू में NH। बच्चों समझे? तो ये है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा तुमने, राइट, कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज द प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, राइट, यू कैन से जो रिएक्टेंट हैं उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिप्रोडक्शन या रिकॉम्बिनेशन Ne और NH के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो उसको मैंने R लगा दिया, R जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, आप याद है केमिस्ट्री में, लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, रिएक्टेंट्स। ये हुआ हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यानी कि डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एन टाइप, एक होते हैं पी टाइप। तो आप पूछेंगे कि सर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, तो जवाब यह है कि व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर is doped with any pentavalent impurity like silicon, phosphorus, etc. Silicon is doped with any pentavalent impurity like phosphorus, antimony, bismuth, etc. The semiconductor obtained is called N-type semiconductor. When a semiconductor like silicon or germanium is doped with any trivalent impurity like aluminum, indium, etc., the semiconductor obtained is called p-type semiconductor. ट्राइवेलेंट की डोपिंग करेंगे तो p टाइप, पेंटा की डोपिंग करेंगे तो n टाइप। अब आप कहेंगे सर ये डोपिंग किसे कहते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोपिंग। तो मैं बताता हूं बच्चों, जैसे कि नाम से पता चलता है कि प्योर है इंट्रिंसिक और डोप्ड है एक्सट्रिंसिक। तो प्योर का उल्टा तो इम्प्योर होता है, लेकिन यहां पे हम इम्प्योर वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने उसमें कुछ ऐसे नहीं कुछ भी मिला दिया, कुछ भी नहीं मिलाएंगे। उसमें हम एक डिजायरेबल इंप्योरिटी मिलाएंगे। कितनी मिलाएंगे? कंट्रोल तरीके से मिलाएंगे, इतनी मिलाएंगे ताकि उसकी प्रॉपर्टीज बेटर हों, ये नहीं कि उसका सत्यानाश हो जाए। कंट्रोल तरीके से एक डिजायरेबल इंप्योरिटी को ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। सो डोपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट, यानी जानबूझ के, डेलिब्रेट एडिशन ऑफ अ डिजायरेबल इंप्योरिटी इन अ कंट्रोल्ड मैनर। जानबूझ के हम मिला रहे हैं उससे। क्यों मिला रहे हैं जानबूझ के? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उसमें मिलाएंगे इंप्योरिटी तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ जाएगा। समझे बच्चों? तो डोपिंग जो है वो एक डेलिब्रेट एडिशन है डिजायरेबल इंप्योरिटी का। अब डोपिंग की कुछ शर्तें होती हैं, तो क्या शर्तें हैं मैं आपको बता देता हूं। पहली शर्त है डोपिंग की बच्चों कि डोपेंट एटम का जो साइज है वो क्रिस्टल एटम के साइज के कंपेरेबल होना चाहिए। यानी सिलिकॉन में जिसका के एटॉमिक नंबर 14 है, फास्फोरस बेटर रहेगा जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, या फिर एल्युमिनियम बेटर रहेगा जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। क्लियर? तो छोटा एटम के साथ छोटा एटम बेटर रहेगा एल्युमिनियम, जबकि जर्मेनियम जो कि बड़ा एटम है उसके साथ फिर आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर गैलियम, इंडियम ये बेटर रहेंगे। बड़े एटम के साथ बड़ा एटम डोपिंग करो, छोटे एटम के साथ छोटा एटम डोपिंग करो। आई होप आप समझ गए। तो मैं बताता हूं आपको, पहली कंडीशन है कि द साइज ऑफ डोपेंट एटम शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ क्रिस्टल एटम। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है कि द डोपेंट एटम शुड टेक पोजिशन इन टू द क्रिस्टल लैटिस। अब शुड टेक पोजिशन का क्या मतलब होता है? देखो मैं आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे मान लो ये क्रिस्टल है, ठीक है, सो दिस इज क्रिस्टल और ये आपका ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है ना, ये क्रिस्टल है, ठीक है ना, मैश है ये।
तो आप कहेंगे कि सर ये क्या है, तो ये मैंने एक क्रिस्टल बनाया है जिसमें मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि ये इस तरह से यहाँ पे एटम्स हैं और ये बॉन्ड्स हैं, राइट। तो ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है ना। यानी यहाँ पे एटम है, 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 एटम 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 एटम, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है बच्चों, ये सब एटम्स हैं। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब आप बनाते ही जाइए, ठीक है ना, इधर और बना दीजिए और बना दीजिए। पर ये बीच में मैंने यहाँ पे एटम मिसिंग दिखाया है, तो ये मिसिंग एटम एक डिफेक्ट कहलाता है, इसको शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। तो हमेशा क्रिस्टल्स में कुछ डिफेक्ट रहेंगे। तो अगर क्रिस्टल में डिफेक्ट है और हमारा जो डोपेंट एटम है वो यहाँ पे आके बैठ जाता है, तो ये डोपेंट एटम जो है वो इस डिफेक्ट को खत्म कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि लैटिस में उसको जगह मिल गई। क्लियर हुआ बच्चों? तो डोपेंट एटम शुड टेक पोजीशन इनटू द लैटिस साइट। तो शॉर्ट के डिफेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। तो जब डिफेक्ट रहेंगे ही रहेंगे तो हम उसमें एटम डाल सकते हैं, तो एटम को जगह मिल सकती है, मतलब डोपेंट एटम को क्रिस्टल में जगह मिल सकती है। लेकिन ये कब रहेगा? ये तब रहेगा जब हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन लो हो। अगर हमने डोपिंग कंसंट्रेशन हाई कर दिया तो पहले तो क्रिस्टल एटम यहाँ आ गया, अब दूसरी जगह पे क्रिस्टल आके, मान लो ये क्रिस्टल एटम एक एटम और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने के बाद उसने पूरे इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या कर दिया उसने? इन सभी एटम को दूर दूर कर दिया। कुछ समझे आप? तो लैटिस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ये एटम अब दूर दूर चले जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, यहाँ से दूर दूर हो जाएंगे। मतलब एक इसके पास आ गया, ये एटम यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ भाग गया, ये यहाँ भाग गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह का लैटिस डिस्ट्रॉय हो गया। सुन रहे हो बच्चों? तो ये डोपेंट एटम आया, इसने लैटिस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आई होप आप समझ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए। तो द क्रिस्टल एटम, द डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्ट्रॉय द लैटिस, राइट। होपफुली आप समझ गए। तो पहला पॉइंट मैंने बताया था बच्चों कि द साइज ऑफ डोपेंट एटम शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ क्रिस्टल एटम। दूसरा मैंने बताया द डोपेंट एटम शुड टेक पोजीशन इनटू द लैटिस। और तीसरा पॉइंट ये है कि द डोपिंग कंसंट्रेशन शुड नॉट बी वेरी हाई। तो आप कहेंगे सर हाई लो क्या होता है? हाई लो तो कुछ होता नहीं है, ये तो सब रिलेटिव होता है। तो ये माना जाता है कि 1 ppm डोपिंग इज नॉर्मल डोपिंग, इट इज कॉल्ड नॉर्मल डोपिंग। तो अगर हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन 1 पार्ट पर मिलियन है, यानी 10 लाख क्रिस्टल एटम में एक एटम आप अगर डाल रहे हो तो नॉर्मल डोपिंग मानी जाएगी। और अगर आपने 10 लाख में यानी 1 मिलियन में दो डोपेंट एटम डाले तो वो हाई डोपिंग हो गई। 3 डोपेंट एटम डाले तो और हाई हो गई। 4 डोपिंग एटम डाले तो वेरी हाई हो गई। 10 डाल दिए तो वेरी 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 हाई डोपिंग हो गई। और अगर आपने 1 ppm के बजाय 0.1 ppm कर दिया, मतलब आपने 1 करोड़ में 1 डाल दिया, तो वो बहुत ही लो डोपिंग हो गई। तो आप समझ गए कि 1 ppm डोपिंग इज एज्यूम्ड टू बी द नॉर्मल डोपिंग, राइट, नॉर्मल डोपिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डोपिंग समझ आ गई, डोपिंग क्या होती है, राइट। तो डोपिंग, आई रिपीट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली एडिशन ऑफ अ डिजायरेबल इंप्योरिटी। डिजायरेबल मतलब अगर हम चाहते हैं पेंटावेलेंट की डोपिंग करें तो पेंटा की करेंगे, अगर हम चाहते हैं उसको पी टाइप बनाना तो हम ट्राइवेलेंट की करेंगे। सो होपफुली यू गॉट इट, राइट। ओके, ये मैं मिटा रहा हूं। अब मैं आपको सिखाता हूं बच्चों कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है। देखिएगा जरा। तो मान लीजिए कि यहां पर एक सिलिकॉन एटम है, यहां पर भी एक सिलिकॉन एटम है, ये भी एक सिलिकॉन 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 है और ये भी एक सिलिकॉन है। इस सिलिकॉन के यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इसके भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। मान लीजिए यहां पे एक एटम मिसिंग है, शॉर्ट की डिफेक्ट,
और आपने क्या किया कि फास्फोरस की डोपिंग कर दी, तो यहां पे आपने फास्फोरस डाल दिया, तो उस फास्फोरस ने एक कोवेलेंट बॉन्ड इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। यानी ये लाल से जो मैंने बनाया ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, और जो ब्लैक से मैं बना रहा हूं वो मान लो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन किसी का नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, लेकिन बस जस्ट टू शो यू दैट। अब फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का है जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, वो ना तो बाउंड हुआ क्योंकि उसका तो वो तो कोवेलेंट बॉन्ड में यूज ही नहीं हुआ, और ना ही वो फ्री है, वो अटैच है फास्फोरस से क्योंकि वो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है। पर क्या इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए? द आंसर इज नो, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए फ्री होने में, तो ये बहुत थोड़ी सी एनर्जी एक्वायर करके फ्री हो सकता है। तो जिसको फ्री होने में कम एनर्जी चाहिए तो वो तो इजीली फ्री हो ही जाएगा। असल में इसको फ्री होने में जो एनर्जी चाहिए वो एवरेज थर्मल रैंडम एनर्जी रूम टेम्परेचर की एनर्जी के लगभग बराबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री हो जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहां पे घूमने लगा तो ये एक तरीके से फास्फोरस ने इस लैटिस को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जब फास्फोरस ने लैटिस को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो जब फास्फोरस ने लैटिस को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि हम फास्फोरस को कह सकते हैं कि भाई फास्फोरस तो एक डोनर एटम है क्योंकि वो लैटिस को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फास्फोरस के पास ओवरऑल 15 इलेक्ट्रॉन थे, 15 ही प्रोटॉन भी थे, तो अब उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन बचे और 15 प्रोटॉन हैं ही उसके न्यूक्लियस में, तो ओवरऑल उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो कहलाएगा इमोबाइल फास्फोरस आयन या फिर इमोबाइल डोनर आयन। तो होपफुली आप समझ गए। अब इसी चीज को हम एनर्जी लेवल पे समझेंगे, तो देखिए एनर्जी लेवल पे कैसे समझेंगे। तो अगर मैं एनर्जी लेवल्स बनाऊं तो आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि ये है हमारा कंडक्शन वैलेंस बैंड, लोअर वाला वैलेंस बैंड, और ऊपर जो है ये है हमारा क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो ठीक है, वैलेंस बैंड फिल्ड है, भरा हुआ है, इट इज फिल्ड, और ये जो गैप है ये है Eg जो कि है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हम बात सिलिकॉन की कर रहे हैं। तो वैलेंस बैंड हमारा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी है 0 केल्विन पे। ओके बच्चों, बट रूम टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होगा। रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और वैलेंस बैंड में कुछ होल्स होंगे, राइट। तो अब होगा क्या, समझिएगा जरा। हुआ यह है कि फास्फोरस आया, तो फास्फोरस जितने भी आएंगे, मान लो हमारे पास 10 रेज टू द पावर 26 एटम्स हैं, एटम्स हैं हमारे पास, किसके भला, हमारे पास 10 रेज टू द पावर 26 एटम्स हैं, मान लीजिए सिलिकॉन के, ठीक है। आप जानते ही होंगे कि 1 मोल सिलिकॉन में 10 की पावर 23 एटम होंगे, और 1 मोल सिलिकॉन का जो मास होगा वो 29 ग्राम, जितना भी उसका मास नंबर है उतना ही होगा। तो 29 ग्राम में इतने हुए 10 टू द पावर 23, तो चलिए 25 मान लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 1 kg सिलिकॉन है, तो 1 kg में लगभग इतने एटम्स होंगे सिलिकॉन के, और मैंने डोपिंग की है 1 ppm, तो मैं 10 की पावर 19 फास्फोरस एटम डाल दिए मैंने इसमें। तो अगर मैंने 10 की पावर 19 फास्फोरस एटम डाले तो हर एक फास्फोरस एटम एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो ना बाउंड है ना फ्री है। अगर वो बाउंड होता तो वैलेंस बैंड की एनर्जी होती उसकी, यानी उसके पास जो एनर्जी होती वो वैलेंस बैंड के कॉरस्पॉन्डिंग होती, और अगर वो फ्री होता तो उसके पास जो एनर्जी होती वो कंडक्शन बैंड के कॉरस्पॉन्डिंग होती। तो ना वो बाउंड है ना वो फ्री है, तो उसके पास किसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है, तो उसने अपना एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट किया है बच्चों, और इस एनर्जी लेवल का नाम है डोनर एनर्जी लेवल। तो ये मैंने लिखा है DEL, जगह कम है यहां पे मैं लिख रहा हूं डोनर एनर्जी लेवल।
तो डोनर एनर्जी लेवल जो है वो क्रिएट किया है फास्फोरस ने। तो अब इस फास्फोरस लेवल पे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस एनर्जी लेवल पे। तो ये जब गैप आप कंसिडर करोगे तो ये गैप आएगा कितना, लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप 3/2 kT की वैल्यू निकालो, 3/2 kT रूम टेम्परेचर पे, तो ये भी लगभग इतनी आएगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन की एवरेज थर्मल रैंडम एनर्जी है ये वाला गैप नहीं, ये गैप यहां पे आएगा। डोनर एनर्जी लेवल विल बी जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है बच्चों, यहां पे होगा डोनर एनर्जी लेवल, यहां पे जस्ट बिलो द, दिस इज DEL डोनर एनर्जी लेवल, समझे आप। तो ये जस्ट बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड है। ये जो गैप है, दिस गैप इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को, जो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, उसको फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम है, वो है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 3/2 kT की वैल्यू भी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। सुना बच्चों। तो अब यहां पे हमारे पास 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये जो मैं बता रहा था आपको, अगर 1 ppm डोपिंग हो तो 10 की पावर 25 एटम में 1 ppm डोपिंग, तो 10 की पावर 19 फास्फोरस एटम, एक फास्फोरस एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो इस लेवल पे मेरे पास 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जो इनकी थर्मल रैंडम एनर्जी के बराबर ही है, एक्वायर करके फटाफट पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो आप समझ सकते हैं कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बहुत बहुत बढ़ जाएगी, और वैलेंस बैंड में होल्स की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। कुछ समझे आप, कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये भर चुका है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होंगे और होल्स माइनॉरिटी कैरियर होंगे। तो क्या इस पे भी लॉ ऑफ मास एक्शन चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो प्योर के लिए ये जो Ne और NH का प्रोडक्ट था, ये था R इंटू में Ni स्क्वायर। अब इसके लिए जो है वो Ne और NH ही रहेगा। तो एक तरीके से हमारे पास R से R अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। क्योंकि मैं आपको कह रहा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो अभी भी इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। पहले क्या था, पहले भी प्रोपोर्शनल था। पहले Ne और NH इक्वल थे, तो वो प्रोडक्ट Ni स्क्वायर बन गया था। अब वो Ni नहीं बनेगा, तो Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni। अब Ne बढ़ गया है तो NH कम हो गया। तो आप समझ गए ना मैं क्यों कह रहा था कि होल्स कम हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू प्योर, क्योंकि अब होल्स की संख्या रहेगी NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर बाई Ne। Ne बढ़ गया है तो NH कम हो गया है। क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं, अलग से क्या लिखना है। ठीक है, देखो चलिए मिटाई दिया। अब देखिए बच्चों, आई एम एक्सप्लेनिंग यू पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए जैसे ये है आपका सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन, ये भी है सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन है ये, और ये सिलिकॉन है। तो यहां पे एक शॉर्ट की डिफेक्ट है। ये इसका कोवेलेंट बॉन्ड 4, तो
4 कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बना दिए और यहां पे एक शॉर्टकट इफेक्ट है, तो उसमें मान लो हमने एक ट्राइवेलेंट की डोपिंग कर दी। ट्राइवेलेंट है मान लीजिए एल्युमिनियम, क्योंकि फास्फोरस और एल्युमिनियम और सिलिकॉन सेम साइज के हैं। अब एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां कंप्लीट हुआ, एक यहां कंप्लीट हुआ, एक यहां कंप्लीट हुआ, ये तो बेचारा अधूरा ही रह गया। कुछ समझे? तो अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड अधूरा है तो इस एल्युमिनियम के अंदर एबिलिटी है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ये एल्युमिनियम अपने आसपास से किसी सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वैकेंसी यहां क्रिएट हो गई। यानी इस एल्युमिनियम में एबिलिटी है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो क्यों ना हम इसका नाम एक्सेप्टर रख दें, एक्सेप्टर। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स, पर न्यूक्लियस में तो थे 13 ही प्रोटॉन्स। तो ओवरऑल इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और हम इसको कहेंगे नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर आयन। क्या कहेंगे बच्चों हम इसको? नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर आयन। और ये इमोबाइल होगा, मतलब मूवमेंट नहीं हो सकती इसकी। तो होल, इसने एक होल क्रिएट किया, इसलिए ये एक्सेप्टर है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो और क्योंकि इस पे 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज भी हो गया और ये मूव भी नहीं हो सकता, तो ये इमोबाइल है, इमोबाइल एक्सेप्टर आयन। अब जरा एनर्जी लेवल के बेसिस पे समझते हैं। देखिए, ये है हमारा नीचे वैलेंस बैंड और ये है हमारा ऊपर कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड है बच्चों आपका एम्प्टी 0 केल्विन पे और वैलेंस बैंड है फिल्ड। तो मान लीजिए कि हमारे पास 10⁻25 सिलिकॉन एटम थे और हमने 1 ppm डोपिंग की, तो हमारे पास 10⁻19 जो है वो आ गए क्या कहते हैं एल्युमिनियम एटम्स। मतलब हम ये 1 kg सिलिकॉन लेके चल रहे हैं। लगभग 1 kg में लगभग 10⁻25 एटम होंगे, उसमें लगभग 10⁻19 एल्युमिनियम एटम हम डाल देंगे 1 kg में, याद रखिएगा। क्लियर? तो कुल मिला के जो नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे वो 10⁻19 होंगे। क्यों होंगे वो क्रिएट? क्योंकि पहले एक बाउंड इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी। अब एक बाउंड इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम के साथ अटैच होने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए उसको। तो एक तरीके से एल्युमिनियम के आने से एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया है जिसका नाम है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, AEL। तो AEL मतलब एक्सेप्टर है। एनर्जी लेवल AEL, समझ रहे हैं बच्चों? तो यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही तेजी से इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे और अगर पहुंचेंगे तो वैकेंसीज क्रिएट करेंगे वो वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। क्यों क्रिएट हो जाएंगी? क्योंकि वैलेंस बैंड के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे। कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी पहुंचेंगे, पर कंडक्शन बैंड में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेहद कम होगी। तो इसी वजह से जो वैलेंस बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो तो है, बट होल्स की संख्या बहुत बढ़ गई। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर वो है जिसमें मेजॉरिटी में है होल्स और माइनॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये रूल इसमें भी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो Ne है वो हो जाएगा Ni² में NH। NH क्योंकि बढ़ गया है तो Ne कम हो जाएगा। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें Ne बहुत कम है NH से और एन टाइप सेमीकंडक्टर में Ne बहुत ज्यादा है NH से। तो होपफुली आप समझ गए। अच्छा, अब ये जो एनर्जी गैप है ये कितना होता है? ये भी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर ये दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। देखिए, ये था हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और ये मैंने लिखा है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके,
ये जो गैप है मतलब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और टॉप ऑफ द क्या कहिए वैलेंस बैंड के बीच का गैप बहुत कम है, ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रूम टेम्परेचर के लगभग बराबर है। क्लियर हो गया? तो होपफुली आप समझ गए बच्चों कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है? क्या जवाब देंगे आप, बताइए। तो अगर आप आंसर दे रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर तो आप गलत बोल रहे हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगर आपका आंसर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो आपका आंसर गलत है बच्चों। एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, क्योंकि एक न्यूट्रल सब्सटेंस में आपने न्यूट्रल सब्सटेंस की डोपिंग की है। इसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, वो भी न्यूट्रल है। तो क्यों है न्यूट्रल? क्योंकि आपने एक न्यूट्रल सब्सटेंस में न्यूट्रल सब्सटेंस की डोपिंग की है, तो वो चार्ज कैसे हो सकता है? हाँ, एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है और होल्स भी मौजूद हैं जो कि सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं। जितने होल्स हैं उतने ही एल्युमिनियम है। क्लियर? तो ओवरऑल वो न्यूट्रल है। क्यों फिर इसको हम पी टाइप कह रहे हैं? क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं जो कि हमने सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माना है, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह से डील कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह से डील किए जाते हैं। लेकिन हो कुछ भी, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, उसमें कंडक्शन जो है, वो कंडक्शन का जो कॉज है, रियल कॉज है, वो इलेक्ट्रॉनों का ही मूवमेंट है। वो तो हमारी बस टेक्निक है अंडरस्टैंड करने की कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनको हम होल्स की मूवमेंट कह देते हैं। क्लियर? ओवरऑल मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है बच्चों। तो होपफुली आप ये समझ गए, नोट कर लें आप ये, ठीक है ना।